हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है द मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य। अ, भारत का पहला साम्राज्य जिसकी सीमाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में थी। अशोक के टाइम पे ये जो साम्राज्य था वो बलूचिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी यानी कि जिसमें बंगाल और असम का हिस्सा भी था, और कश्मीर से लेके पूरा साउथ में मैसूर रीजन तक, सिर्फ कुछ छोटे से जो रीजन डीप साउथ के कावेरी के जो दक्षिण में थे उनको छोड़ के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसके अतिरिक्त अशोक के काल में इसका जो विस्तार था वो अगर हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से पूरे विश्व पर था, क्योंकि अशोक ने अपनी धम्मा पॉलिसी के तहत हर जगह बौद्ध धर्म को फैलाया और अपनी जो शांति की नीति थी उसको उसको पूरे विश्व में फैलाया। और आज भी हम पूरे विश्व पे उसका प्रभाव देखते हैं। तो इस विशाल साम्राज्य की जो स्थापना थी वो एक चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने की थी, चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य परिवार में जन्मा बच्चा था, लेकिन अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद बिंदुसार और उसके बाद फिर अशोक ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी, जो कि शायद विश्व का पहला साम्राज्य था जिसका उद्देश्य वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य था। तो आइए आज हम इसी मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम देखेंगे तो स्थापना जैसे मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। उसके बाद उसका जो पुत्र था वो बिंदुसार राजा बना। उसके बाद अशोक के बाद जो साम्राज्य था वो दो भागों में विभाजित हुआ, अशोक के बेटे कुणाल और उसके पौत्र दशरथ के बीच में। और दशरथ के बाद भी कुछ और उत्तराधिकारी हुए, लेकिन वो उत्तराधिकारी कमजोर थे। तो लास्ट जो उत्तराधिकारी था अशोक के वंश का यानी कि मौर्य साम्राज्य का, जिसका नाम था बृहदत्त, उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार कर एक नए वंश की स्थापना करी जिसको हम शुंग वंश बोलते हैं। परंतु अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो मौर्य साम्राज्य था वो एक विशाल साम्राज्य था। इससे पहले एक लेक्चर हमने मगध साम्राज्य को पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो मगध में मेन जो डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद नाग डायनेस्टी, और तीसरी जो डायनेस्टी थी नंद डायनेस्टी थी। नंद वंश का जो अंतिम रूलर था जिसका नाम धनानंद था, उसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बनता है उसकी जो स्टोरी है वो बहुत सारे जो सोर्सेस है वो दी गई है। और जैसे कि एक ग्रंथ है, बुक है मुद्रा राक्षस, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है। और विशाख दत्त ने उसमें चंद्रगुप्त और चाणक्य की पूरी स्टोरी को बताया, किस तरीके से उन्होंने नंद वंश का विनाश किया और किस तरीके से उन्होंने शासन की स्थापना करी। अब देखिए, एक हिस्टोरियन के बीच में जो डिस्प्यूट है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन को लेके है कि वो किस ओरिजिन में पैदा हुआ था, यानी कि उसका जन्म किस वंश में हुआ था। तो अलग अलग सोर्सेस अलग अलग बताते हैं, कोई उसे निम्न कुल का बताता है, कोई उसको क्षत्रिय बताता है। तो इस तरीके से उसके जो जन्म को लेके विवाद है। ऐसा माना जाता है कि उसकी जो माँ थी उनका नाम मूरा था और उनके पिता एक मौर्य थे। और जो उसके पिता थे उनका किसी युद्ध में देहांत हो गया था, तो उसकी माँ ने उनका पालन पोषण किया था। तो अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि वो एक निम्न कुल से ही पैदा हुआ था, लेकिन बाद में वो उच्च कुल में चला गया था। तो हम पहले देखते हैं कि उसके जो जन्म को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सी, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पुराण है तो पुराण में उसको शूद्र बोला गया है, कि पुराण में ये बताया गया है कि वो शूद्र था और उसकी जो माँ थी वो एक शूद्र महिला थी, उसी से उसका जन्म हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि और वो जो महिला थी, वो जो शूद्र महिला थी, वो नंदों के कोर्ट में ही, यानी कि नंद के जो आपका महल था उसमें एक दासी के रूप में काम करती थी, यानी कि ये दासी पुत्र था। मुद्रा राक्षस, मैंने अभी उसका नाम लिया था कि गुप्त काल में एक फेमस बुक लिखी है मुद्रा राक्षस, जो कि एक्चुअल में वो चाणक्य के बारे में बताती है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, किस तरीके से उन्होंने नंद वंश का विनाश करके साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लिया था, यानी कि पाटलिपुत्र पर शासन करना स्टार्ट किया था। तो विशाख दत्त ने इसको गुप्ता पीरियड में लिखा है, बट इसमें यह बताया जाता है कि इसको बताया गया वृषल। वृषल का मतलब कि ये कोई लो ओरिजिन का व्यक्ति था। वृषल वृषल इसको बोला गया, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वृषल इसको बताया गया है, इसका मतलब भी लो ओरिजिन है, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो निम्न कुल में पैदा हुआ था। लेकिन जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ है, इसको क्षत्रिय बताते हैं। उन्होंने बताया कि क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब ये मारियास और पिपलीवना। पिपलीवन एक एक गणराज्य था, उसी का एक पार्ट था पिपलीवन। तो वहां के मारियास या मौर्यास थे, उन्हीं में से एक क्षत्रिय था, ऐसा बताया जाता है। जैन टेक्स्ट में इसको बताया गया कि हाई ओरिजिन, यानी कि ये उच्च कुल से पैदा हुआ था। और इसकी जो माँ थी वो एक हेडमैन, यानी कि गांव के जो मुखिया थे, एक गांव के जो प्रधान थे, उनकी बेटी थी, यानी कि उच्च कुल में हुआ था। लेकिन जो ग्रीक ऑथर हैं जैसे कि जस्टिन, प्लूटार्क, ये सब लोग इसको हम्बल ओरिजिन, यानी कि इसको एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ बताते हैं, सामान्य परिवार।
चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा हमें ज्ञात होता है, ऐसा हमें आभास होता है कि एक नॉर्मल फैमिली से चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुआ था और उसके बाद उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। अब देखिए कि स्टोरी आती है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर आक्रमण किया, सॉरी, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने पंजाब यानी कि ब्यास नदी से उधर का सारा क्षेत्र कब्जा कर लिया। और तक्षशिला उसमें एक छोटा सा किंगडम था, उसके जो शासक थे आम्भी थे, उन्होंने समर्पण कर दिया बिना युद्ध लड़े। इस बात से जो तक्षशिला गुरुकुल के एक आचार्य थे जिनका नाम चाणक्य था या विष्णुगुप्त भी उनको बोलते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो नंद के पास आए। उस समय धनानंद शासन कर रहा था और नंद के पास आए और उससे बोला कि हमारे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें जो फॉरेनर्स लोग हैं उन्होंने अटैक करके वहाँ पे कत्लेआम मचा है और वो जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। और तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि तुम इस भारतवर्ष के सबसे महान शासक हो, तो तुम्हारा दायित्व है कि तुम उनसे हमारी रक्षा करो। परंतु कहा जाता है कि जो धनानंद था वो एक उसने चाणक्य के साथ मिसबिहेव किया और भरे दरबार में उसका अपमान किया। और इसके बाद जो चाणक्य थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश का समूल नाश करूंगा और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को बैठाऊंगा जो योग्य शासक होगा। उसके बाद जो चाणक्य थे वो चले जाते हैं वहाँ से, और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो एक जगह पे रुकते हैं गांव के पास, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा और कुछ बच्चे आपस में एक खेल खेल रहे थे। उसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजा बना हुआ था, और उसी बीच क्या होता है, एक बच्चा एक छोटा सा बच्चा अपना एक प्रॉब्लम लेके चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आता है। वो बोलता है कि इस व्यक्ति ने मुझे मेरे खाने का जो सामान था उसकी चोरी कर ली। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था, छोटा बच्चा था, वो उसको 5 कोड़े का दंड देता, लेकिन खुद भी बोलता है कि मुझे 10 कोड़े का दंड दो। ये सब चाणक्य देख रहा होता। तो जब चाणक्य ने पूछा कि तुमने उसको तो 5 कोड़े का दंड दिया और अपने आपको स्वयं को 10 कोड़े का दंड, ये ऐसा ऐसा क्यों? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि ऐसा राजा ही नहीं होना चाहिए जिसमें खाने के लिए लोग चोरी करें। राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें सब लोगों को पर्याप्त भोजन मिल पाए। तो ऐसा राजा किस बात का राजा जो अपनी प्रजा को खाना भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा। इस बात से जो चाणक्य था उसको बड़ा अच्छा लगा कि ये एक छोटा सा बच्चा, इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, और एक धनानंद है जिसके अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, इसको राजा बनना चाहिए। तो कहते हैं कि गुरु ने पहचान लिया अपने शिष्य को कि इसमें वो सारी क्वालिटी है कि एक जो भविष्य में राजा बन सकता है। उसके बाद चाणक्य उसकी माँ के पास गए और उससे परमिशन मांगी कि इसको मैं अपने साथ तक्षशिला ले जाना चाहता हूँ। और वहाँ पे फिर उसको लेके चले गए तक्षशिला में उसको शस्त्र शास्त्र हर चीज़ में परिपूर्ण किया। और नॉर्मल सी बात थी, चंद्रगुप्त बचपन से ही वो एक बॉर्न लीडर था, तो उसमें वो सारी क्वालिटी थी। उसने वहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाने के बाद उसने धीरे धीरे एक प्रभुत्व स्थापित किया उस क्षेत्र में। कहा जाता है कि जब सिकंदर वापस लौट गया तो उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। उन्हीं राज्यों को इकट्ठा किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और एक बार आक्रमण किया धनानंद पर। परंतु अभी भी जो नंद डायनेस्टी थी बहुत पावरफुल थी, तो ये हार गए, किसी तरीके से जान बचा के वापस भागे। और जब वापस भागे तो कहते हैं कि रास्ते में एक जगह पे कहीं रुके तो एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, साथ गर्म खिचड़ी खिला रही थी। तो उसने जब बच्चे ने बीच में हाथ डाला तो उसका हाथ जला। तो उसकी माँ ने बोला कि आप इसको क्या करो, किनारे से खाओ, अगर बीच में से डालोगे, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। ये बात चाणक्य ने पकड़ ली, उसको समझ गया कि भाई अगर मैं साम्राज्य को बीच में से तोड़ने की कोशिश करूंगा तो हम खुद जल जाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और वो वापस उस पंजाब वाले रीजन में गए, क्योंकि पंजाब क्षेत्र पर उन्होंने काफ़ी अच्छा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर वहाँ का एक लोकल किंग था जिसका नाम प्रवर्तक था। प्रवर्तक को कई लोग पौरस भी बोलते हैं, बट जो भी था, दोनों ने आपस में अलायंस बनाया, और अलायंस बना के फिर उन्होंने धनानंद पर दोबारा आक्रमण किया। इस बार धनानंद की पराजय हुई, उसको मार दिया गया, और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश था उसका नाश किया और वहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन उसने नंद की जो बेटी थी दुर्धरा, उससे विवाह किया, जिससे कि आगे जो साम्राज्य उसमें शांति स्थापित हो। तो ये जो सारी स्टोरी मिलती है हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है कि किस तरीके से उसने वहाँ पे आक्रमण किया। तो ये कहानी है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बट आपको ध्यान रखना कि किस तरीके से उसने वहाँ पे कंट्रोल किया। अब आगे देखते हैं हम कि जैसे मैंने बताया कि पहली बार जब उसने अटेम्प्ट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैप्चर मगध वॉज फेल्ड, क्योंकि उसने डायरेक्ट सेंटर पर अटैक किया तो वो फेल हो गया। उसके बाद वो वापस तक्षशिला में आ गए, और उन्होंने जो किंग प्रवर्तक था, जिसका नाम मैंने बताया, प्रवर्तक बोलते हैं इसको, प्रवर्तक। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये पोरस ही था जिसके साथ सिकंदर की लड़ाई हुई थी, बट प्रवर्तक जो भी था ये एक वहाँ का रूलर था। इन दोनों ने मिलके, प्रवर्तक और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलके पूरा जो रीजन था
जो पंजाब से लेके उस साइड का सारे रीजन को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद उन्होंने क्या किया, फिर धनानंद पे अटैक किया, और धनानंद पे अटैक करने के बाद उसको मार दिया। लेकिन इनके बीच में जब अलायंस हुआ था तो ये हुआ था कि हम राज्य को बांटेंगे, लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह दी कि एक एक शासन में दो राजा नहीं हो सकते, तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक को भी मार दिया। इस तरीके से इस पूरे रीजन पे इनका कब्जा हो गया। उसके बाद इन्होंने दुर्धरा से शादी करी, जो कि नंद की बेटी थी, यानी कि धनानंद की बेटी दुर्धरा से शादी करी, और उसी से बिंदुसार का जन्म हुआ था, जो इसका अगला शासक बनेगा मौर्य डायनेस्टी का। और 317 बीसी तक ये लगभग पूरा जो पंजाब क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन इंडिया का पूरा कैप्चर कर चुके थे। यानी कि अगर हम देखें बंगाल से लेके पूरा का पूरा पंजाब रीजन तक, यानी कि इंडस के इधर वाला हिस्सा, और अगर हम देखें जो आपका शिवालिक से पूरा नीचे विंध्या तक का रीजन चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में आ गया था। तो लगभग इसने बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की एक नींव रख दी थी, स्थापना की थी। आगे हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की जो बैटल है वो बहुत फेमस है। ऐसी बैटल को माना जाता है कि 305 बीसी के आसपास हुई थी। और ये जो बैटल हुई थी इसका जो वर्णन बताता है ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है अप्पियानस। तो अप्पियानस इस बैटल के बारे में बताता है, इसका नाम ध्यान में रखना, ये ग्रीक हिस्टोरियन है अप्पियानस। बहुत सारे ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ बताया उस टाइम पे, जिसमें स्ट्रैबो, प्लिनी, है ना, प्लूटार्क, जस्टिन, मैगस्थनीज, इन सब के नाम आएंगे, तो वो सब बता रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पे बैटल हुई थी, और बैटल में ऐसा माना जाता है कि जो सेल्यूकस निकेटर था, एक्चुअल में जो सेल्यूकस निकेटर था वो आपके सिकंदर का ही कमांडर था, क्योंकि सिकंदर अपने एम्पायर को कुछ अपने कमांडर्स में बांट के गया था, और सिंधु के पार वाला जो रीजन था उसने उसको सेल्यूकस को दिया था। इसे सेल्यूसिड एम्पायर भी बोलते हैं। तो जब सेल्यूकस को लगा कि हाँ शायद चंद्रगुप्त मौर्य कमजोर है, तो उसने अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित करा। एक्चुअल में कोई एक पीस ट्रीटी हुई थी, दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ, ऐसा भी माना जाता है, परंतु जो समझौता वो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में था। इससे पता चलता है कि इसकी वाकई में हार हुई हो। अब हार के बाद क्या था कि यहाँ पे एक पीस ट्रीटी हुई, एक शांति समझौता हुआ, और सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो ट्रांस यानी कि इंडस के पार वाले कुछ रीजन थे वो इसको सौंप दिए। उसमें कौन कौन से रीजन थे जो वहाँ के हिस्टोरियन बताते हैं, यानी कि एरिया का मतलब हैरात वाला रीजन, जो आज का हैरात वाला क्षेत्र है वो। उसके बाद अराकोशिया का मतलब कंधार वाला क्षेत्र, कंधार। फिर एक है गैड्रोशिया यानी कि आज का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो, बलूचिस्तान का क्षेत्र। और एक है आपका पेरोपेनिस्टा यानी कि काबुल वाला क्षेत्र। इस तरीके से ये जो चारों क्षेत्र थे ये किसको मिल गए, आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि पूरा का पूरा जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा इसके कंट्रोल में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि उसकी जो डॉटर थी, सेल्यूकस की डॉटर, उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी। उसका नाम हेलेना था, या इसको कार्लेनिया भी बोला जाता है, यानी कि हेलेना से शादी करी। ये उसकी दूसरी वाइफ थी, हेलेना या कार्नेलिया। और कहा जाता है कि ऐसा उसने किया चाणक्य के कहने पे, क्योंकि उस टाइम पे मित्रता का मतलब अगर आपके वैवाहिक संबंध हो जाए, मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाए, तो वो एक लंबे टाइम तक चलते हैं, तो इसका फायदा भी हुआ। और इसके अलावा जो आपका सेल्यूकस था उसने अपने एम्बेसडर मैगस्थनीज को भेजा इसके दरबार में, और मैगस्थनीज ने मौर्यन एम्पायर का काफ़ी अच्छा वर्णन किया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ की सोसाइटी के बारे में। उसको हम एक सेपरेट लेक्चर में चेक करेंगे। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने रिटर्न में उनको एलिफेंट दिए, कहा जाता है कि 500 एलिमेंट, क्योंकि एलिफेंट जो थे मौर्यन आर्मी का एक बहुत बड़ा पार्ट था। ऐसा कहा जाता है कि मौर्यन आर्मी में लगभग 9000 के करीब एलिफेंट थे, और उससे उनको प्लस पॉइंट होता था, और यही जो एलिफेंट थे 500 एलिफेंट उसने उसको एज अ गिफ्ट दी। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो एलिफेंट आर्मी थी उसका कितना इंपॉर्टेंस हुआ करता था। तो इस तरीके से ये जो बैटल थी, उसके बाद जो इसका अंपायर था वो पूरा का पूरा हिंदुकुश माउंटेन तक पहुंच गया, और अफगानिस्तान और आज का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी इसके नियंत्रण में आ चुका। इस तरीके से इसका एम्पायर काफी विशालकाय हो गया। अब देखिए जो ग्रीक ऑथर हैं वो चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे एक ग्रीक ऑथर है जिसका नाम है प्लूटार्क, और प्लूटार्क ने ही अपने वर्णन में लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपनी 6 लाख की आर्मी से पूरे भारत को रौंद दिया, पूरे यानी कि पूरे भारत को कब्जा कर लिया। तो ये प्लूटार्क का स्टेटमेंट है। और प्लूटार्क इसको क्या बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वो एंड्रोकोटस बोलता है। एंड्रोकोटस वो कहता है कि एंड्रोकोटस ने अपनी 6 लाख की आर्मी से पूरे भारत को रौंद दिया। तो इससे पता चलता है कि उसकी जो आर्मी थी उसमें लगभग 6 लाख लोग थे। और एक जस्टिन है सेंड्रोकोटस,
जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस बोलता है, और वो भी इसी तरीके का कुछ वर्णन करता है कि अपनी आर्मी के साथ उसने पूरे भारत को रौंद दिया। तो ऐसे नाम उन्होंने दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और इस नाम की पहचान ये इंपॉर्टेंट है, सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या है? विलियम जोन्स के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन्होंने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, एशियाटिक सोसाइटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इन्होंने बताया 1793 में पता लगाया कि जो ये एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस बोले एक्चुअल में ये कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इससे हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि कुछ फॉरेनर्स थे लाइक जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपका आपके जेम्स प्रिंसेप, उसके अलावा विलियम जोन्स है ना, चार्ल्स विल्किंस, इन लोगों ने जो भारत की हिस्ट्री है उसको जानने में काफ़ी मदद की। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये इसका नाम था। अब देखिए सुदर्शन लेक एक इंपॉर्टेंट लेक है एनिशियंट इंडिया में, काफ़ी वर्णन आता है। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने गुजरात क्षेत्र यानी काठियावाड़ वाला जो क्षेत्र था उस पर नियंत्रण स्थापित किया था, और उसका जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है। एक्चुअली में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इसका नहीं है, तो रुद्रदामन का है। रुद्रदामन एक फेमस शक रूलर था, शक शासक था, जिसने उस वाले रीजन में रूल किया था। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि शुद्ध संस्कृत में है ना। तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इन चास्ट संस्कृत, यानी कि शुद्ध संस्कृत में भारत का पहला ये अभिलेख है। और इसमें बताया गया है किसके बारे में? सुदर्शन लेख। और ये बताया गया कि जो सुदर्शन लेख है इसको किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने के मंत्री था उस समय, उसका नाम था, या गवर्नर उसको कह सकते हैं, उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने इसका कंस्ट्रक्शन यानी कि इसका निर्माण कराया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके काल में हुआ था, तो जो सुदर्शन, क्योंकि वहाँ पानी की कमी थी, तो सुदर्शन लेक का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। उसके बाद इसको बार बार कंस्ट्रक्शन किया गया, यानी कि अशोक के द्वारा भी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। अशोक के बाद इसको रुद्रदामन द्वारा भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रुद्रदामन। और उसके बाद इसको एक गुप्त रूलर होगा स्कंदगुप्त, उसने भी इसको रिकंस्ट्रक्ट कराया। इससे पता चलता है कि ये जो लेख है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो हमें संस्कृत में मिलता है उसी में लिखा गया है कि ये जो सुदर्शन लेख थी इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर या गवर्नर जिसका नाम पुष्यगुप्त वैश्य था उसने कराया था। इससे हमें ज्ञात होता है कि भाई जो ये वाला रीजन था गुजरात वाला काठियावाड़ रीजन, वो भी किसके कंट्रोल में रहा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के कंट्रोल में रहा होगा। तो इससे इसके राज्य की सीमा के बारे में पता चलता है कि पूरा अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, बंगाल में भी हम देखेंगे एक महास्थान और सोहगोरा कॉपर इंस्क्रिप्शन प्लेट है जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो बंगाल तक और ऊपर से लेके यानी कि पूरा शिवालिक से लेके विंध्या नीचे तक का क्षेत्र। हालांकि कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि इसने पूरे के पूरे सदर्न इंडिया को भी जीता था, बट अभी वो प्रूफ नहीं है। और लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जो बेटा था बिंदुसार उसने उस क्षेत्र को जीता था। चाहे जो भी हो, लेकिन इसने एक विशाल साम्राज्य की नींव रख दी थी। और ये जो अभिलेख है वो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो गुजरात वाला जो रीजन था वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो सुदर्शन लेख है उससे रिलेटेड अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से रूलर्स थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, ये चार जो रूलर है उससे रिलेटेड है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन सका रूलर रुद्रदामन का है और ये पहला अभिलेख है जो कि संस्कृत में है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आगे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो लास्ट डेज थे वो कैसे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब इतना बड़ा एम्पायर बना दिया तो कहते हैं कि उसके अंतिम काल में मगध में एक बहुत बड़ी फेमाइन फैली थी, जिसको 12 ईयर फेमाइन बोलते हैं। 12 साल की वो फेमाइन थी, उसमें हजारों लोग मरे। और ये सब देख के वो दुख हुआ, लेकिन हालांकि उसने बहुत सारे मेजर्स भी किए थे, फेमाइन मेजर्स, लोगों को रिलीफ देने के लिए। इसका जो प्रमाण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। शौगौरा यूपी के गोरखपुर में है। और एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है महाविस्तान वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों कॉपर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये मैंने बताया यूपी में, गोरखपुर के पास, गोरखपुर, ये सब एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। और जो ये महास्थान वाला है ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल उस रीजन में। तो वहां से पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन से कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो अकाल पीड़ित हैं या फेमाइन से जो प्रभावित लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया था। इन सबको देख के कहते हैं उसको काफ़ी दुख हुआ और फिर उसने अपना जो राज्य था अपने बेटे बिंदुसार को सौंपकर वो हमेशा के लिए जैन मॉन्क बन गया।
और ये स्टोरी भी है, ये बहुत सारी जो बुक है उसमें लिखा गया है। अभी हम देखेंगे कि दो बुक हैं जो काफ़ी बताती हैं। एक बुक है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जिसको जैन मॉन्क भद्रबाहु ने लिखा है, भद्रबाहु। और एक है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन, इसको लिखा है हेमचंद्र ने। तो इन दोनों बुकों में हमें जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो अपने अंतिम काल में वो भद्रबाहु के साथ, जो कि एक जैन संत थे, दिगंबर संत थे, वो कर्नाटका में चला गया, कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में, और वहाँ पे रह के उसने एक विधि होती है जैनिज्म में, संलेखना बोलते हैं उसे, संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया। यानी कि जीवन के अंतिम क्षणों में उसने क्या करा था, जैन को अपनाया और संलेखना पद्धति से उसने प्राण त्याग किए। संलेखना पद्धति क्या होती है कि उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, धीरे धीरे भोजन को कम करते हो, फिर धीरे धीरे पानी का त्याग, फिर धीरे धीरे आप अपने शरीर का भी त्याग कर देते हो। तो इस विधि से इसने अपने शरीर अपने प्राण को त्यागे और इस तरीके से वो संसार से विदा हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे गया था, तो मैंने बताया श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला बहुत फेमस है कर्नाटका में, श्रवण बेलगोला। और उस क्षेत्र में जैनिज्म को फैलाने का भी जो क्रेडिट आता है वो इसी को जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु को जाता है। तो भद्रबाहु के साथ ये गया था। तो कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वत में हमें ये सब जानकारी मिलती है। अगर ये उस क्षेत्र में गया था तो उसका मतलब हो सकता है जो मैसूर वाला जो रीजन होगा वो भी इसके कंट्रोल में होगा उस टाइम पर। बट माना जाता है कि जो सदन वाला जो इसका अभियान था वो उसके बेटे बिंदुसार ने किया था, क्योंकि बिंदुसार का एक नाम अमित्रघात है, यानी कि स्लेयर्स ऑफ एनिमीज, यानी कि दुश्मनों का नाशक, उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अपनाया और हमेशा संसार के लिए विदा हो। अब हम देखते हैं बिंदुसार। बिंदुसार इसका बेटा था। देखिए बिंदुसार के जन्म की कहानी बड़ी रोचक है। बिंदुसार के जन्म की जो कहानी है, जैसे हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली वाइफ थी उसका नाम दुर्धरा था, जो नंद की बेटी थी। और उस समय क्या होता था, उस रीजन में, मगध में विष कन्याएं होती थी जो कभी भी विष देके राजा को मार सकती थी। इसलिए क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य की सिक्योरिटी के लिए चाणक्य उसके खाने में थोड़ा थोड़ा सा जहर, पॉइजन मिला देते, जिससे कि अगर कभी कोई जहर दे तो चंद्रगुप्त मौर्य को ज़्यादा असर ना हो। लेकिन एक दिन जब जो दुर्धरा थी वो प्रेग्नेंट थी और अंतिम स्टेज में थी, तो उसने गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया और जैसे ही उसने एक निवाला लिया वो बेहोश हो गई। जब ये बात चाणक्य को पता चली तो तुरंत आए और उन्होंने क्योंकि बच्चा पेट में था तो उसका पेट फाड़ा दुर्धरा का और उस बच्चे को बचा लिया। परंतु जहर की एक बूंद उसके माथे पे लग गई थी तो उससे वहाँ पे निशान था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया और दुर्धरा की तो मृत्यु हो गई। तो ये इस तरीके से इसका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो जन्म के बाद ये भी अपने पिता की तरह काफ़ी बहादुर था। जैसे मैंने बताया इसकी जो माँ थी उसका नाम क्या था, दुर्धरा था। दुर्धरा इनकी माँ का नाम था। अब देखिए इसको अलग अलग नाम बोलते हैं, जैसे ग्रीक में इसको एमिट्रोकेटस बोलते हैं, यानी कि स्लेयर्स ऑफ एनिमीज, यानी कि दुश्मनों को नाशक। संस्कृत में इसी को अमित्रघात बोलते हैं, यानी कि दुश्मनों का नाशक। वायु पुराण में इसको मद्रसारा बोला गया है। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्रसारा। और इसके अलावा जो जैन टेक्स्ट है, जैन बुक में इसको सिंहसेन बोला गया है। इस तरीके से इसके बहुत सारे नेम है जो आपको बुक्स में देखने के लिए मिलेंगे। अब बिंदुसार के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे जो संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर में भी बिंदुसार, यानी कि बिंदुसार था या चंद्रगुप्त मौर्य था ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन सदन जो मार्च किया था वो बिंदुसार ने किया था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में हो या फिर इसने खुद किया। तो वहाँ पे दो बुक्स है संगम लिटरेचर में जिनका नाम आहनानूर और मुन्नानूर है। उसमें बताया गया कि जो मौर्य थे उन्होंने सदन इंडिया में अटैक किया। हालांकि वो जीत रहे थे बट बाद में उनके बीच में भी पीस ट्रीटी हुई। तो जो सदन वाले चोल चेल पांडे थे वो इंडिपेंडेंट ही रहे, लेकिन शायद वो इनको ट्रिब्यूट देते थे। इसके अलावा एक तिब्बतन हिस्टोरियन है जिनका नाम तारानाथ है, इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक दो बुक लिखी हैं। इन्होंने बताया था कि ये जो लैंड है बीच की, ये वाली दोनों सी के बीच की, इस पे इसका कंट्रोल था और इसने 16 जो स्टेट्स थे उनको पराजित करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। इससे पता चलता है कि जो बिंदुसार था, जो सदन विक्ट्री थी मौर्यों की, वो इसने की होगी। और कई जो विद्वान हैं उसको उसका जो क्रेडिट देते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को भी देते हैं। तो इस तरीके से इसने सदन इंडिया का मार्च किया और उस क्षेत्र को जीता। तो अब इनका जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, यानी कि अगर हम इसके टाइम पे देखें तो इनका जो एम्पायर था वो फैला हुआ था सिर्फ ये कलिंगा प्रदेश और यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य, इनको छोड़ के पूरा का पूरा जो रीजन, यानी कि अफगानिस्तान से लेके पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो मौर्यों के कंट्रोल में था। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसलिए कलिंग पे अटैक कौन करेगा, फिर आपके अशोका करेंगे और उसके बाद उनका हार्ट चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कलिंग, चोल, चेर, पांड्य के अलावा पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो ऑलरेडी अशोक को मिला था एज अ सक्सेशन फ्रॉम हिज फादर।
अब देखिए इसके जो फॉरेन रिलेशन थे वो भी अच्छे थे। फॉरेन रिलेशन का मतलब जो विदेशी राज्य हैं, जैसे कि सेल्यूकस का जो बेटा था उसका नाम एंटियोकस फर्स्ट था, ये सेल्यूकस का बेटा था। और इनके और बिंदुसार के बहुत अच्छे रिलेशन थे। और इसी ने, जो एंटियोकस फर्स्ट था, उसने एक एम्बेसडर भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। तो डाइमेकस का नाम ध्यान में रखिएगा। ये बात कौन बता रहा है? स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो एक ग्रीक हिस्टोरियन है, वो बता रहा है कि इन लोगों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे। और जो बिंदुसार के कोर्ट में एंटियोकस ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डाइमेकस। और बिंदुसार ने, जो एंटियोकस फर्स्ट था, उसे 3 चीजें डिमांड करी थी। एक तो मीठी शराब यानी कि स्वीट वाइन, मीठी शराब। दूसरी जो चीज थी वो फिग्स यानी कि अंजीर। और तीसरा था एक सोफिस्ट, एक दार्शनिक। तो कहा जाता है कि जो एंटियोकस फर्स्ट था उसने 2 डिमांड तो पूरी कर दी, ये वाली भी पूरी कर दी, ये वाली भी पूरी करी, लेकिन जो दार्शनिक वाली डिमांड पूरी नहीं करी, क्योंकि ऐसा माना जाता था ग्रीक ट्रेडिशन में कि जो दार्शनिक है उसका व्यापार नहीं हो सकता है उस उनके ट्रेडिशन में। और सही भी था, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्ञान को अगर आप एक देश से दूसरी जगह भेज दोगे तो धीरे धीरे आपके वहाँ पे जो ज्ञानी लोग होंगे वो कम हो जाएंगे। इस तरीके से उसने डिप्लोमेसी से उसको मना कर दिया। और ये सारी बात बता रहे हैं एथेनियस बता रहे हैं। एथेनियस कौन है? कोई इतिहासकार है, ये भी ग्रीक इतिहासकार है, जो ये बता रहे हैं इतिहासकार कि उसने 3 चीजों की डिमांड करी थी जिसमें से 2 चीजों को पूरा कर दिया था। इसके अलावा इजिप्ट का शासक था, उससे भी इसके अच्छे रिलेशन थे, जिसका नाम टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस था। फिलाडेल्फस। तो टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस जो इजिप्ट का शासक था, उससे भी अच्छे रिलेशन थे। और उसने भी एक राजदूत इसके दरबार में भेजा था जिसका नाम था डायनोसियस सॉरी डायनोसियस। इन सब का नाम ध्यान में रखिएगा, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कौन बता रहा है? प्लिनी भी एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। ये बता रहा है कि जो टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड था, उसके दरबार से डायनोसियस नामक एक राजदूत इसके कोर्ट में आया। इससे पता चलता है कि इसके जो फॉरेन रिलेशन थे वो अच्छे थे। तो ध्यान रखिएगा, एंटियोकस फर्स्ट जो कि सेल्यूसिड एम्पायर का रूलर है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन सेल्यूकस निकेटर का बेटा है। डाइमेकस ने एंटियोकस फर्स्ट ने किसको भेजा था? डाइमेकस को भेजा था। और इसने किसको भेजा था? टॉलमी जो फिलाडेल्फियस है, जो इजिप्ट का शासक है, उसने किसको भेजा था? डायनोसियस। ये बात कौन बता रहा है? स्ट्रैबो बता रहे हैं। और ये क्या कौन बात बता रहा है? प्लिनी बता रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आगे ध्यान में रखने। अब देखिए, अशोका के बारे में बताया जाता है कि अशोका का जो जन्म हुआ था वो 304 BC के आसपास हुआ था। इनकी जो माँ थी उनका नाम सुभद्रांगी था। जो बिंदुसार था उसकी 16 वाइफ थी और 101 पुत्र थे, ऐसा माना जाता है। और जो बिंदुसार था वो आजीवक सेक्ट का फॉलोवर था। और एक आजीवक संत उसके दरबार में रहते थे जिनका नाम था पिंगलवत्स। और पिंगलवत्स ने ही भविष्यवाणी करी थी कि अशोक एक दिन एक महान शासक होगा। बट जो बिंदुसार थे वो कभी नहीं चाहते थे कि अशोक एक शासक बने। उन्होंने अपने सबसे बड़ा जो बेटा था, जिसको बहुत प्यार करते थे, सुशीम, उसको चाहते थे कि वो उनके बाद शासक बने। इसलिए वो हमेशा जो अशोक और उसकी माँ को इग्नोर करते थे, यानी सुभद्रांगी। और सुभद्रांगी एक सिंपल फैमिली से थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ये एक राजा बने। इसलिए उन्होंने इनको उज्जैन भेज दिया था। और अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर रहा था। और कुछ टाइम वो तक्षशिला में भी रहा था, जब तक्षशिला में विद्रोह हो गया था और सुसीम उसको दबा नहीं पाया था। और अशोक वदान में भी एक कहानी है। अशोक वदान एक वदान टेक्स्ट है। अशोक वदान में कहते हैं कि एक बार ये भगवान बुद्ध के काल की कहानी है। तो भगवान बुद्ध कहीं पे भिक्षा मांगने जाते, वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और अशोक पूर्व जन्म होगा। और अशोक भगवान बुद्ध के कमंडल में मिट्टी डाल देता है। और मिट्टी जब डालता है तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते, बट आनंद उनसे पूछता है कि आप मुस्कुरा क्यों नहीं? इसने तो आपके भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। तो वो कहते हैं एक दिन ये जो बच्चा होगा पूरे पृथ्वी पर राज करेगा और पूरी पृथ्वी पर ये क्या करेगा? धम्म का प्रचार करेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच भी हुई। वही जो बच्चा था वो अशोक के रूप में जन्म लिया और उसने पूरे विश्व में प्रचार किया। तो इस तरीके से कहते हैं कि अशोक वदान में ये कहानी है। तो अब इसका नाम मैंने बताया था पिंगलवस जो आजीवक संत थे, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि अशोक एक महान शासक होगा। और हुआ भी ऐसे ही बाद में। हालांकि मैंने बताया था कि बिंदुसार नहीं चाहते थे। बिंदुसार के 101 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़ा जो बेटा था वो सुशीम था। सुशीम को वो चाहते थे कि ये राजा बने। और इसको गवर्नर बना दिया था उज्जैन में भी ये काफी फेमस हुआ। उज्जैन में भी कहते हैं कि इसका एक अफेयर स्टार्ट हुआ एक लड़की से, जो कि शायद बुद्धिस्ट थी, जिसका वो देवी या महादेवी बोलते हैं, उससे इसको प्यार हुआ। इनकी शादी भी हुई, उनसे इसको 2 बच्चे भी हुए, जिसका नाम महेंद्र और संघमित्रा था, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बट उसने जब ये शासक बना तो
मगध में आने से मना कर दिया और वहीं पे उसने अपने जीवन को बिताया। हालांकि अशोक ने बाद में और भी शादियां करी, असंधिमित्रा, कारुवा की उसकी और भी वाइफ थी, बट पहली जो उसकी वाइफ थी वो देवी या महादेवी था, जिससे उसको महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था। तो ये उज्जैन की कहानी है। और उस उज्जैन के जब वो उज्जैन का गवर्नर था उसी समय तक्षशिला में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। इसकी जानकारी भी हमें मिलती है, बहुत सारी जो सोर्स हैं वो बताते हैं। और तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो सुसीम था वहाँ पे गवर्नर, बट वो दबा नहीं पाया। फिर बिंदुसार ने अशोक को भेजा, अशोक ने उस विद्रोह को सप्रेस किया, इससे वो और भी फेमस हो गया। और इससे क्या था कि उसका जो समर्थन था, समर्थन करने वाले जो लोग थे वो काफ़ी बढ़ गए राज दरबार में भी। और उसके अलावा कहा जाता है कि उज्जैन, तक्षशिला, हर जगह उसके समर्थक बन गए, तो सब उसको राजा बनते हुए देखना चाहते थे। और जब बिंदुसार की डेथ हुई तो उसके बाद नॉर्मल सी बात थी कि भाइयों के बीच में गृह युद्ध हो गया। और कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के वो राजा बना। बट ये कई कहानी बड़ा चढ़ा के भी लगती है। कई लोग बोलते हैं कि इतने भाइयों को नहीं मारा था। खैर जो भी हो, क्योंकि अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस में कई अपने जो रिश्तेदार हैं उनके नाम को भी बताता है। खैर जो भी रहा होगा, अशोक राजा बनने से पहले दो जगह का गवर्नर रह चुका था, एक उज्जैन का और एक तक्षशिला का। ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अब जैसे मैंने बताया कि जैसी अशोका की के फादर बिंदुसार की मृत्यु हुई तो भाइयों के बीच में गृह युद्ध हो गया, क्योंकि कई लोग चाहते थे सुशीम राजा बने और कई लोग चाहते थे अशोक राजा बने। और ये कहानी कहाँ पे मेंशन है? श्रीलंका की फेमस बुक है जिनको दीपवंश और महावंश बोलते हैं। दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश श्रीलंका की हिस्ट्री है। उसमें ऐसा बताया गया है कि पावर को कैप्चर करने के लिए उसने अपने 99 ब्रदर्स को मारा था, सिर्फ एक को छोड़ा था, तिस्स को। और उसने अपने भाई सुसीम, जो सबसे बड़ा भाई था जिसको राजा बनना था, उसको भी मार दिया। तिस्स एक्चुअल में इसका रियल ब्रदर था। रियल ब्रदर मतलब शुभद्रांगी का बेटा, इसकी माँ का बेटा था। अदरवाइज वो इसको भी मार देता, ऐसा कहा जाता है। बट बाकी सारे भाइयों को मार के वो शासक बना, अपने सबसे छोटे भाई को उसने छोड़ दिया। अब ये सब कहानी इसने कि अशोक कलिंग वार से पहले, यानी कि धम्म को अपनाने से पहले, वो बहुत क्रूर शासक था। और ऐसा माना जाता है कि बहुत कठोर था, क्रूर शासक था। और 261, जैसे मैंने अभी बताया था कि उसके फादर से ऑलरेडी उसको सारा राज्य मिल चुका है। अशोक को जिस समय वो राजा बना, सिर्फ कलिंग उसके कब्जे में नहीं है, कलिंग नहीं है, उसके अलावा ये 3 स्टेट, 4 बताते हैं, हालांकि वो चौथे का तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। यहाँ पे चोल है, यहाँ पे चेर है, यहाँ पे पांड्य है, और यहाँ पे सात्यपुत्र है। सात्यपुत्र के बारे में कौन है, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता। तो इस सारे को छोड़ के बाकी सारा कंट्रोल में है उसके। अब उसको जीतना है कलिंग। कलिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट रीजन है, प्रॉस्परस रीजन है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, और कलिंग एक रिच स्टेट था, तो उसको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहते हैं कि जो कलिंगा वार थी बड़ी डेंजरस वार थी। इसको देख के इसका हार्ट परिवर्तित हुआ। अपने मेजर रॉक एडिक्ट यानी कि बृहद शिलालेख 13 में इसने बता रखा है कि किस तरीके से कलिंग वार में हुआ। काफ़ी नरसंहार हुआ, लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। उसके अलावा लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग हथियार उठाने के लिए हथियार उठा के आ गए थे। अशोक ने सभी को मरवा दिया, क्योंकि कलिंग को अपनी स्वतंत्रता प्रिय थी। और जब उसने ये भीषण नरसंहार देखा तो कहते हैं कि जो अशोका था उसका हार्ट चेंज हुआ, और उसने फिर हमेशा के लिए जो भेरी घोष था, यानी कि युद्ध की जगह उसने धम्म घोष की नीति को अपनाया। और उसने हमेशा के लिए ये बोला कि अब मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि उसने सेना को भी भंग नहीं किया, और उसने कहा कि धम्म की जो नीति है, यानी कि धर्म की जो नीति है, वो अच्छी है, और ये युद्ध करके कोई फायदा नहीं होता। इस तरीके से उसने, अशोक का जो पूरा जीवन था वो बदल गया। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए भी उसकी कई स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था, उसका भतीजा ही था, जिसका नाम निग्रोध था। निग्रोध एक्चुअल में निग्रोध ये सुशीम का ही बेटा था। जब अशोक इससे मिला तो ये, क्योंकि बहुत भिक्षु बन चुका था निग्रोध, तो निग्रोध ने बहुत प्यार से उससे मिला, और कोई भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसको देख के बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा कि मैंने तो इसके फादर को मारा और ये इतने प्यार से मुझसे मिल रहा है। और फिर वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर को झुकाव हो गया। एक और कहानी है कि जो उपगुप्त, या जिसको मोगली पुत्र तिस्स भी बोला जाता है, उपगुप्त या कोई बोलते हैं मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स, इसके प्रभाव में जो अशोक था वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एकदम से वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ। और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर उसने अपनी धम्म यात्रा से स्टार्ट करी। एक के बाद एक प्लेस पे वो गया, और उसने पूरा जो साम्राज्य था उसमें उसने शांति की नीति अपना ली। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी उसने खुदवाए, जिनको हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। तो इस तरीके से जो अशोका था उसने अपनी नीति को बदला, शांति की नीति को अपना लिया। और शांति की नीति को अपनाने के बाद वो धीरे धीरे पूरे रीजन में अच्छे से रूल कर पाया। विदेशों से भी उसने अच्छे संबंध किए। लेकिन
कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु 232 बीसीई में हुई और उसके 50 साल में ही मौर्य साम्राज्य बिखर गया। तो उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे, इतना बड़ा साम्राज्य क्यों गिर गया? अब अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग रीजन बताते हैं। तो पहला जो रीजन है जिसमें हर प्रसाद शास्त्री हैं, वो बताते हैं कि जो अशोक की रिलीजियस पॉलिसी थी, उसकी जो धार्मिक नीति थी, वो एंटी ब्राह्मणिज्म थी, यानी कि वो ब्राह्मणों के विरुद्ध थी, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध थी, ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। इस वजह से जो ब्राह्मण थे वो मौर्य साम्राज्य के विरोध में आ गए और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को समर्थन दिया। और उनकी थ्योरी का कारण है कि आगे जाके जो सुंग और कण्व डायनेस्टी में ब्राह्मणों को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा हेमचंद राय चौधरी है, एक बुक इसकी धम्मा जो पॉलिसी है उसको बताते हैं कि इसकी जो शांति की नीति थी, धम्मा नीति, उसके वजह से मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा डी कौशाम्बी है, एक बड़े हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, इतना विशालकाय साम्राज्य था और उसमें लगातार खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे थे और उसके वजह से धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। डी एन झा वीक सक्सेसर को बोलते हैं कि उसके बाद जो सक्सेसर हुए वो कमजोर थे। और रोमिला थापर वो बताती है ओवर सेंट्रलाइजेशन, अति केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण ज़्यादा था, हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे, अति केंद्रीकरण था। और अति केंद्रीकरण जब भी होगा तो वहाँ पे टॉप मोस्ट जो रूलर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और जब भी टॉप मोस्ट रूलर अच्छा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएंगी। और ऐसा हुआ भी, अशोक के बाद कोई भी अच्छा रूलर नहीं था, उसकी वजह से उसका साम्राज्य बिखर गया। खैर जो भी हो, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो एम्पायर था वो धराशायी हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अशोक के बाद कौन कौन रूलर बना। अशोक के बाद जो उसका पोता दशरथ रूलर बना। एक्चुअल में क्या था कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक का जो बेटा था, एक बेटा, उसका नाम था कुणाल। कुणाल को राज तरंगिणी में भी बताया गया कि ये कश्मीर का शासक था। और एक्चुअल में जो कुणाल था वो शैव था, इसने वहाँ पे शैव धर्म को प्रमोट किया, शैव धर्म का प्रपोर्ट किया। फिर कुणाल का जो बेटा था जालौक, इसको भी राज तरंगिणी में बताया गया कि ये भी वहाँ का शासक बना था। लेकिन जो ये अंपायर था, वेस्टर्न एम्पायर, ये धीरे धीरे कमजोर हो गया और खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे लगातार फॉरेन अटैक हो रहे थे। तो कुणाल के बाद जालौक। और ये सारी कहानी कहाँ पे बताई गई, एक बुक है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी जो कि कश्मीर का इतिहास है, इसको लिखा है कल्हड़ ने, इसको ध्यान रखिएगा, कल्हड़ ने, उसमें ये सारी कहानी बताई है। और एक ये वाला जो एम्पायर था, यानी कि जो पाटलिपुत्र से गवर्नर होता था, इसको दशरथ ने किया था। दशरथ एक्चुअल में इसी का बेटा था, कुणाल का बेटा था और अशोक का पौत्र था, इसने शासन किया। और इसी के टाइम पे फिर धीरे धीरे एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। हालांकि इसके बाद जो रूलर बना संप्रति, उसने दोबारा से साम्राज्य को इकट्ठा करने की कोशिश करी और जो क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे उनको जीतने की कोशिश करी, लेकिन तब तक देर हो गई थी। और ये जो कहानी है वो सारी की सारी परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है, वह जैन मॉन्ग ने लिखा जिसका नाम हेमचंद्र है, बट इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी। तो इसके फिर धीरे धीरे तो साम्राज्य बिल्कुल डूब गया, सालीशुक, देववर्मन, और उसके बाद लास्ट जो रूलर थे, ये लास्ट रूलर है, इसका नाम ध्यान में रखें, जिसका नाम था बृहदत्त। लास्ट रूलर ये अंतिम शासक था। इसके बाद अंतिम शासक, और धीरे धीरे क्या था, मौर्य साम्राज्य डिक्लाइन हो गया। फिर इसी के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने बृहदत्त को मार के वो राजा बना। इस तरीके से जो मौर्य वंश था उसका एंड हो गया और फिर शुंग कर्ण वंश आए। लेकिन जो पूरा भारत था मौर्य के बाद वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उसके बाद जब गुप्त आएंगे तो वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। तो ये जो मैंने आपको आज लेक्चर लिया, ये जो लेक्चर था ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, क्योंकि अभी अगर हम मौर्य साम्राज्य को देखें तो उसमें हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, अशोक की धम्मा पॉलिसी को देखेंगे, सोर्सेज ऑफ मौर्यन हिस्ट्री देखेंगे। तो 4-5 लेक्चर्स और हैं, बट सबसे पहले हम इसको फिनिश करते हैं आज। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनको हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।